हेलो बच्चों, मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी, RRD सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ IIT डिवीजन। क्रैश कोर्स में दूसरा चैप्टर रेडॉक्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. Molecular weight of ammonia and N2 are X1 and X2. Their equivalent weight are Y1, Y2, then Y1 minus Y2। देखिए सिंपल रेडॉक्स का क्वेश्चन है, n फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है बेटा ये। तो देखो एक बात समझिए आप, सपोज N2 plus 3H2 gives 2 अमोनिया। देखो होगा क्या, अगर हम इसमें n फैक्टर की बात करें तो जैसे H2 है, H2 में आपको दिख रहा है 0, 0 से जा रहा है +1, तो 1 का चेंज आएगा, और H2 है तो 2 का हो जाएगा, तो H2 का n फैक्टर 2 होगा। N2 का n फैक्टर निकालिएगा तो 0 से -3 जा रहा है, यहां 0 है N2 का, नाइट्रोजन का 0 है, यहां -3 है, तो 3 का चेंज आएगा, और N2 है तो 6 का चेंज हो जाएगा, यानी n फैक्टर 6 हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें कि अगर आपको अमोनिया का n फैक्टर निकालना हो तो अमोनिया का n फैक्टर में देखो -3 से 0, तो n में चेंज आएगा 3 का, और H3 यानी कि +1 से 0, तो H में चेंज आएगा 1 का, यानी एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा है। तो इसका तरीका यह है कि बात जरा समझिए, इसका तरीका क्या है। इसका तरीका यह है कि आप ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई एक रिड्यूस एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वही हो जाएंगे। यानी अगर -3 से 0 तो 3, +1 से 0 तो 1, 3 H3 है तो 3, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल हुए। लेकिन मोल तो बेटा 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हो जाएंगे 6। ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर यहां से निकाल लीजिए 0 से -3। 0 से -3 का मतलब हुआ कि 0 से -3 का मतलब चेंज आएगा 3 का, बट N2 है तो पर मॉलिक्यूल चेंज निकालते हैं हम लोग, तो यहां N2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 का चेंज आया, और इसका 1 मोल है बेटा। तो जो n फैक्टर होता है, जो n फैक्टर होता है वो होता है, दो तरह से लिखते हैं। एक होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, समझिएगा जरा, पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना आ रहा है, यही बराबर होता है टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल। अब ये पर मोल पर मॉलिक्यूल, इसका क्या लेना देना है, तो देखिए बात समझिएगा, जब पर मॉलिक्यूल की बात होती है तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनसे बेटा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब पर मोल की बात होती है तो जो कोफिशिएंट होते हैं वो मोल को बताते हैं। तो आप क्या करो, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकाल लो रेडॉक्स रिएक्शन में, और उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो आपका n फैक्टर आ जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आप किसी से भी निकाल सकते हो रेडॉक्स में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां जो आया, बात जरा समझिएगा, जो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आया वो आया 6। तो यहां पे आप देखोगे कि देखो आपको दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, तो n फैक्टर ऑफ अमोनिया जो आएगा वो आएगा टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, तो 3 का चेंज आ गया। देखो क्या भाई बात समझ में आ रही है, अमोनिया का n फैक्टर कितना हो गया 3 का, क्लियर। 3 का ऐसे भी निकाल सकते थे, -3 से 0, और यहां आपको +1 से 0, क्योंकि एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, और दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो किसी से भी नेट निकाल सकते हो कि भाई जो, जब से आप सोचो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा, एक क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो जब आप ऐड करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होते हैं वो समझ में आ रहा है, पर जो मोल होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यहां 2 है इसलिए हमने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 6 होगा, लेकिन n फैक्टर अगर अपने को निकालना है तो 3 होगा, तो यही आ गया। अच्छा n फैक्टर समझना ऑफ N2 अगर आप निकालोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, उसका कोफिशिएंट 1 है तो 6 आ गया, चेक करो। अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, तो इक्विवेलेंट, बात जरा समझिएगा, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि Y1 जो है, बात जरा समझिएगा, Y1 जो है इक्विवेलेंट वेट है बेटा
एन किसका है डियर, मॉलिक्यूलर वेट अमोनिया N2, ठीक है। तो Y1 क्या है, इक्विवेलेंट वेट है आपका अमोनिया का, Y2 है इक्विवेलेंट वेट आपका N2 का। तो Y1 जो होगा, Y1 ये होगा, समझ जाओ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय N फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया था अमोनिया का बेटा X1, तो X1 बाई 3, Y2 हो जाएगा X2 बाई कितना है N फैक्टर, चेक करो N2 का 6। तो आपको निकालना है Y1 माइनस Y2, तो Y1 माइनस Y2 चेक कर लो, 2x1 ये कितना आएगा बेटा, 2x1 माइनस x2 बाई 6, चेक करो। तो 2x1 माइनस x2 बाई 6, तो इसके हिसाब से क्या हो गया आंसर A। क्या भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर करो। तो n फैक्टर जो है आप समझिए, n फैक्टर हम दो तरह से निकाल सकते हैं, क्लियर, कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल भी कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, A1 ग्राम ऑफ मेटल गिव A2 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, यानी A1 ग्राम मेटल A2 ग्राम ऑक्साइड दे रहा है, हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो देखो बात समझो, इसका मतलब ये हुआ कि जब मेटल का रिएक्शन O2 से हो रहा है तो आपको मिल रहा है मेटल ऑक्साइड, चेक करो, ओके। अब देखो A1 ग्राम मेटल है, A2 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, चेक करना बेटा। अच्छा सोचो कि अगर A1 ग्राम मेटल था और A2 ग्राम मेटल ऑक्साइड है तो बढ़ गया, बढ़ा क्यों, ऑक्सीजन उसमें ऐड हुआ। तो क्या हम यहां वेट ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं कितना, A2 माइनस A1, चेक करो। अच्छा रिडॉक्स की एक बात समझना, जैसे आप किसी से भी पूछोगे, अपने सीनियर से पूछो ना, या आपने खुद पढ़ा हो कहीं, तो रिडॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, किसी से पूछोगे बोले टाइट्रेशन। टाइट्रेशन रिडॉक्स में ऐसे बोलते हैं बेटा कि टाइट्रेशन बहुत टफ चीज है। मैं आपको बता दूं, टाइट्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि टफ है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें होता है कि रिडॉक्स में कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे सपोज ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अगर ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाता है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल, समझिएगा, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, चेक करो। अच्छा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कैसे लिखिएगा भाई, मेटल का अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे लिखते हैं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो वेट इन ग्राम क्या दिया है A1, इक्विवेलेंट वेट निकालना है उसको आप E मान लीजिए बेटा, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, इसका वेट दिया है आपको A2 माइनस A1। अच्छा इसका इक्विवेलेंट वेट, तो ये क्या होता है जनरली यहां क्या होता है 0, और 0 से कहां जाता है बेटा -2 में। तो जब 0 से -2 में जाता है तो अपन क्या कहेंगे, 0 से -2 गया तो 2 का चेंज आया, और O2 है तो 4 का चेंज आया पर मॉलिक्यूल के हिसाब से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में बेटा 2 एटम है। तो यहां से मॉलिक्यूलर वेट बाई N फैक्टर 4, चेक करो। तो यहां से जो E आएगा वो चेक करो क्या आएगा, यहां से 8A1 बाई A2 माइनस A1, चेक करो, चेक करो बेटा। तो यहां से 8A1 बाई A2 माइनस A1, तो क्या आंसर A हो गया, चेक करो। क्या भाई बात क्लियर है, देख लीजिए ये बहुत आसान है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा इसमें, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लो आपके पास मेटल ऑक्साइड है, समझना बेटा, मेटल ऑक्साइड है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2, ये देखो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, अगर इक्विवेलेंट वेट मेटल का E मान लें और इसका 8 हो गया, ये देखो, चेक करो। इसी तरह अगर अपन और आगे बात करें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, मान लीजिए आता है मेटल कार्बोनेट,
तो सिंपल सा तरीका क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। चेक करो, क्लियर। तो यहां से अगर इक्विवेलेंट मेटल को E मान लें और कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट होता है 60, -2 चार्ज है उसमें, तो 60/2 यानी E + 30। ये देखो, क्या बात समझ में आ रही है। तो आप इस तरह जैसे मेटल कार्बोनेट है, मेटल सल्फेट है, मेटल नाइट्रेट है, इस तरह आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसीलिए देखना, जैसे M + O2 गिव्स मेटल ऑक्साइड। देखना, समझना ध्यान से। अगर अपन ये बात करें तो ये A1 ग्राम था, ये A2 ग्राम था, तो आप क्या कर सकते हो, मेटल का इक्विवेलेंट और मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हो, बराबर तो होते ही हैं। तो यहां आप लिख सकते हैं बेटा A1/E इक्वल टू आप लिख सकते हो A2/E + 8। देखो, मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ O2। तो यहां से E हो गया मेटल का और ऑक्सीजन का हो गया 8। यहां से आप सॉल्व करके भी E निकाल सकते हैं और वही आंसर आएगा। देख लीजिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। अगला देखिए, कह रहा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6। देखिए, एक बात समझिएगा, 2 टर्म होते हैं बेटा, ठीक है। 2 टर्म कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताऊं। देखिए, जो 2 टर्म होते हैं, क्लियर करना, उसमें क्या होता है कि एक होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर और एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये हुआ कि यार ये ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ये तो थ्योरी है, क्लियर होनी चाहिए भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर सेम होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से होता क्या है एग्जैक्टली में। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर एक एवरेज वैल्यू है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक एवरेज वैल्यू। जब आपने देखा होगा कि कभी कभी लिखा होता है ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3/4, 5/2 फ्रैक्शन में, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन होता है। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में नहीं होती, एक आध एक्सेप्शनल केस को छोड़ के, जैसे O2+ का होता है फ्रैक्शन में, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है, इसलिए फ्रैक्शन में दिख जाता है आपको। तो एग्जैक्टली में क्या होता है, एग्जैक्टली में समझिए क्या होता है कि अगर कोई कंपाउंड है उसमें अननोन ऑक्सीडेशन नंबर का सिंगल एटम है, लाइक आपके पास आ गया Na2SO4। अब Na2SO4 में देखो, Na का पता है, O का पता है, सल्फर ही तो अननोन है, यानी सल्फर अननोन है और एक है। तो बेटा, चाहे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, दोनों सेम आएगा। बात क्लियर हो गई। यानी इफ अ कंपाउंड हैव ओनली वन एटम ऑफ अ नोन ऑक्सीडेशन नंबर, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ आर सेम। क्या भाई बात समझ में आ रही। अगर एक कंपाउंड में एक ही एटम है अननोन ऑक्सीडेशन नंबर का, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों सेम होगा। क्या बात क्लियर हो रही है ध्यान से। अब मान लो इफ अ कंपाउंड हैव मोर देन वन एटम ऑफ अननोन ऑक्सीडेशन नंबर, चेक करो, मोर देन वन एटम, लाइक Na2S2O3, चेक करिए, यहां अननोन ऑक्सीडेशन नंबर का एटम कौन सा है, सल्फर। क्या यहां आप देख रहे हो सल्फर कितने हैं, 2। तो हो सकता है कि दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो सकता है डिफरेंट हो। तो यहां पे हम, अगर आपको
दो सल्फर है और दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए, तो इसका मतलब जब आपने दोनों सल्फर का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात की, तो इसका मतलब क्या आपने दोनों सल्फर को डिफरेंट ट्रीट किया, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपने अगर देखा होगा, आपने जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से हम लोग ऐसे निकालते हैं 2 + 2x - 6 = 0, तो x का वैल्यू आ जाता है 2। आपने सबने निकाला होगा। ये ऑक्सीडेशन नंबर है। क्यों नंबर है? क्योंकि आपने H2 को 2x लिया है, यानी कि आपने दोनों सल्फर को सेम माना है। ये एवरेज वैल्यू है। लेकिन अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + x + y - 6 = 0। देखो अभी x + y क्यों? दो सल्फर हैं, एक सल्फर का हमने x माना, एक का y माना, तब जाके इक्वेशन बनेगी। लेकिन x और y क्योंकि दोनों अननोन है, एक इक्वेशन है, तो आप इसको निकाल नहीं सकते। उसका निकालने का तरीका होता है कि आपको स्ट्रक्चर से निकालना पड़ता है। तो ध्यान सुन, अभी मैं बताता हूं कैसे निकालते हैं। तो देखो होता क्या है कि जैसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, लेकिन खास बात यह है कि ऑक्सीडेशन नंबर 5/2 होगा। तो एकदम पहला ऑप्शन लग रहा है कि यार 2.5 होना चाहिए। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट सही टर्म में देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही सही होता है। ऑक्सीडेशन नंबर तो बेटा एक फ्रैक्शन है, एवरेज है, निकाल लेते हैं अपने कैलकुलेशन के लिए। लेकिन अगर ऑप्शन में चाहे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हो चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा हो, अगर ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों दिए हैं ना, तो फिर सही वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट की ही होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। चेक करो अब ये कैसे आया? तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा स्ट्रक्चर से निकाली जाती है, बिना स्ट्रक्चर, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे आपके पास आया कि भाई Na2S4O6, इसका नाम पता है किसी को? इसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम टेट्राथायोनेट। ओके, सोडियम टेट्राथायोनेट। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है। ध्यान रखना बेटा, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो बिना स्ट्रक्चर के आप नहीं निकाल सकते। ये देखो ये स्ट्रक्चर है। और अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो सीधा तरीका होता है कि इसमें चार्ज ट्रांसफर देखना पड़ता है हर एक एलिमेंट पे। चार्ज ट्रांसफर कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, बॉन्ड से। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में चार्ज ट्रांसफर क्या होगा? +1 -1। डबल बॉन्ड में कितना होगा? +2 -2। ट्रिपल बॉन्ड में कितना होगा बेटा? मान लो ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो चार्ज ट्रांसफर क्या होगा? +3 -3। अब ये +3 -3 कैसे डिसाइड होगा? जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, समझिएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसको अपन क्या दे देंगे? जल्दी बोलो, उसको क्या दे देंगे? माइनस। और जिसकी कम है उसे प्लस। क्लियर? अच्छा, कभी कभी ऐसे आएगा कि आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड आ गया। समझिएगा, आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड आ गया। अगर आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड आ गया, समझिएगा, अगर आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड आ गया तो उसको क्या करना है? उसको सीधा सा तरीका है, अगर आपके आइडेंटिकल एटम के बीच में बॉन्ड आ गया तो हो सकता है कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है चार्ज ट्रांसफर ना हो। तो कैसे चेक करेंगे कि चार्ज ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? उसका सीधा सा तरीका है, आइडेंटिकल एटम है तो ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की सेम है, लेकिन नहीं, हो सकता है दोनों आइडेंटिकल एटम है लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी दोनों की अलग हो। अब बोले वो कैसे? बेटा वो डिपेंड करता है उन दोनों एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन पे। अगर दोनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है। अगर दोनों एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम है, तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो चार्ज ट्रांसफर होगा, बिकॉज मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी, उससे चार्ज ट्रांसफर आ जाएगा। तो इसमें देखते हैं,
देखिए सल्फर एंड ऑक्सीजन में आप देखोगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहां देखिए सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब सल्फर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या हम कहेंगे कि चार्ज ट्रांसफर जो होगा वो +2 और -2 का होगा। तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे +2 आएगा इस बॉन्ड के कारण, और S डबल बॉन्ड यहां भी है तो क्या यहां भी +2 आएगा, चेक करो। अच्छा यहां S और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जब S और O के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या चार्ज ट्रांसफर होगा +1 एंड -1। अच्छा +1 किसको होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी क्या यहां +1 आ जाएगा, चेक करो। तो सल्फर पे नेट चार्ज कितना आया, +5। क्या इस सल्फर पे भी +5 आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, चेक करो। अब आता है इन सल्फर की बात। क्या ये दोनों सल्फर S और S आइडेंटिकल एटम है, आइडेंटिकल एटम है तो चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा इन दोनों एटम के हाइब्रिडाइजेशन पे। और हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, चेक करो। तो यानी सारे एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर सारे ही एटम का हाइब्रिडेशन sp3 है और आइडेंटिकल एटम है, इसका मतलब कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, यानी यहां क्या आएगा 0 0, चेक करो, क्लियर। तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का क्या होगा, तो +5 और 0 होगा, चेक करो। अच्छा एक बात और बता दूं, IIT एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, IIT एडवांस इंटीजर टाइप। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि ये कंपाउंड दिया था और बोला फाइंड द, डांस लैंग्वेज सुनिएगा, फाइंड द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट सल्फर। फिर एक बार, फाइंड द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट सल्फर इन Na2S4O6। तो भाई दो डिफरेंट सल्फर के बीच का ऑक्सीडेशन डिफरेंस, ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस निकालना है। तो 4 सल्फर हैं, 4 सल्फर में क्या ये दोनों सल्फर आइडेंटिकल मानेंगे, ये दोनों सल्फर आइडेंटिकल मानेंगे, तो डिफरेंट सल्फर कौन से होंगे, चेक करो ये वाले। तो क्या एक का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, दूसरे का 0 है, तो डिफरेंस कितना आएगा 5। अब कुछ लोगों को होगा कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता, हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता, ऐसा होगा। तो ये जब आप लेक्चर देख रहे हो, जितने लोगों को, कसम खुदा की, जितने लोगों को हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता निकालना, देखो हाइब्रिडेशन वो फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, नहीं, आंख फाड़ो मेथड से, आंख फाड़ो मेथड मतलब ऐसे फाड़ो आंसर आ जाए, उसको बोलते हैं हम लोग आंख फाड़ो मेथड, ठीक है। तो जितने लोगों को आंख फाड़ो मेथड से हाइब्रिडेशन सीखना हो, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इन जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है, वो इस लेक्चर के बाद कमेंट में जरूर लिखेंगे कि मेरे को हाइब्रिडेशन सर 5 मिनट में पढ़ना है, भाई आंख फाड़ो मेथड लिखिएगा, तभी मैं आपके लिए एक हाइब्रिडाइजेशन के एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा। लेकिन वो कब, जब मेजर क्राउड कहेगी कि सर हमें आंख फाड़ो मेथड से हाइब्रिडाइजेशन सीखना है, ठीक है बेटा, ओके। तो यहां पे आपने समझ में आ गया कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और आइडेंटिकल एटम हो तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। ध्यान रखना, कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो स्ट्रक्चर से निकलेगा। जैसे एक क्वेश्चन और करा देता हूं, देखो मान लो CH3CN है, CH3CN में आप देखोगे 2 कार्बन है। अच्छा इन दोनों कार्बन में ऐसे बोलता है कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच कार्बन, इसका मतलब अलग अलग कार्बन की बात कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ये स्ट्रक्चर है, देखो। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कितने बॉन्ड है और उतना कैसे चार्ज ट्रांसफर आएगा। तो देखो यहां CH बॉन्ड है बेटा, तो CH बॉन्ड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो CH बॉन्ड से कितना आएगा -1 -3 हो जाएगा, 3 बॉन्ड है। अच्छा ये देखो आइडेंटिकल बॉन्ड आ गए, तो अब आइडेंटिकल बॉन्ड है तो चार्ज ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका मतलब बताओ चार्ज ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसको -1 मिलेगा, यानी इसको -1 मिलेगा, इसको +1 मिलेगा, चेक करो। अच्छा कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या बताए थे, चार्ज ट्रांसफर होगा तो +3 और -3 होगा, यानी इसको -3 मिलेगा,
इसको +3 मिलेगा। चेक करो, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन देखो, यहां पे देखो कितना हो गया -2, यहां पे कितना हो गया +2, यानी -2 एंड +2 इसका आंसर आ गया। चेक करो, क्या भाई बात समझ में आ रही है? लेक्चर पसंद आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत मोटिवेशन मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा। मैं आपको बता दूं, कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेईई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं, ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिए, करा रिएक्शन 4 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर टू 1 mole ऑफ HNO3। चेक करो, 4 moles of electron are transferred to 1 mole of HNO3 when actors as oxidant, the possible reduction product is। देखिए एक बात समझिए, क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए ना, थोड़ा इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, इस बहुत टफ जेईई मेंस में आते नहीं। भाई देखो, बहुत टफ तो अपन एडवांस में पढ़ेंगे। एडवांस के जिन लोगों ने क्रैश कोर्स देखा होगा, पिछले जो जेईई एडवांस 2020 के लिए क्रैश कोर्स आया था, उसमें आपने देखा होगा क्वेश्चन की क्वालिटी मैंने बहुत बढ़िया सेलेक्ट की थी, बहुत शानदार क्वेश्चन थे। बट क्वेश्चन का लेवल अकॉर्डिंग टू एग्जाम होता है। मेरे को देखो बेटा, ऐसा होता है ना, हम लोग वो पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आता है, हम लोग वो नहीं पढ़ाते जो हमें आता है, समझ लो। तो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। देखिए, तो इसमें क्या है कि कह रहा है कि HNO3, देखिएगा समझिएगा, HNO3 में कह रहा है एक कंपाउंड मान लीजिए Y बना, इसमें 4 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए ट्रांसफर लिखा है तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन लिख दी है ऑक्सीडेंट, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर ये ना लिखा होता तो हम कहते भाई +-4 कुछ भी हो सकता है, +4 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो समझो, अगर यहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो अगर आप देखो कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 9 हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या करेगा, HNO3 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसका मतलब कि अगर इसका 1 मोल है, ध्यान समझिएगा बेटा, अगर इसका 1 मोल है और ये 4 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका n फैक्टर 4 हो गया। क्योंकि n फैक्टर क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर मोल, और 1 मोल में 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब इसका जो n फैक्टर हुआ वो हुआ 4। अच्छा, अगर n फैक्टर 4 हुआ तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी 4 आना चाहिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल भी 4 आना चाहिए। यहां +5 है, या तो प्रोडक्ट में +9 हो या फिर +1 हो, +9 हो नहीं सकता, यानी प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, +1। तो +1 होना चाहिए, तो +1 +1 +1 +1। चेक करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को और सुंदर बनाया जा सकता था और बढ़िया बनाया जा सकता था, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते थे। क्या कि जो बी ऑप्शन है उसमें लिखा होता 1 मोल एंड 2। अगर बी ऑप्शन में ये लिखा होता तो ये गलत हो जाता और मैक्सिमम बच्चा यही टिक करता, और डी में लिख देते नन ऑफ दीज, बेस्ट क्वेश्चन बन जाता। अब बोले ये गलत क्यों हो जाता, इसमें भी तो +1 है। समझिए, यहां HNO3 का 1 मोल है, अगर यहां HNO3 का 1 मोल है तो n का मोल तो 1 ही है बेटा, n का मोल कितना है, 1। और अगर ऑप्शन में लिखा होता 1 मोल N2O, तो यहां 1 मोल N2O में n का मोल कितना हो जाता, 2। तो भाई इलेक्ट्रॉन लेने से मोल नहीं बढ़ जाएंगे, कि नाइट्रोजन का 1 मोल था, 4 मोल इलेक्ट्रॉन लिए, जिससे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डबल हो गए, गलत है। क्या भाई बात समझ में आई, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा भी बनाया जा सकता था, तो बी केयरफुल ना, कि नाइट्रोजन का जो मोल है, जो बिगिनिंग का मोल है उतना ही रहेगा। क्या भाई बात समझ में आ रही है, क्लियर है। देख लीजिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन और है, करा 1 मोल हाइड्रोजीन है। 1 मोल हाइड्रोजीन ये एडवांस में आ चुका है, पिछले कई साल पहले आया था, बट हो सकता है रिपीट कर जाए मेंस में। करा 1 मोल हाइड्रोजीन
loses 10 moles of electron to form a new compound Y. देखिए 1 मोल हाइड्रोजन NH2 NH2 कह रहा बेटा एक कंपाउंड Y मिला और 10 मोल इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए. चेक करो, loses 10 moles of electron, assuming that all the nitrogen appears in the new compound. What is the oxidation state of nitrogen in Y? देखो यहां आप देखोगे तो यहां आप देखोगे n का अगर ऑक्सीडेशन नंबर x मान लें बेटा तो 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -2, यानी इस नाइट्रोजन का वैल्यू है -2. 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. अगर 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब हुआ 1 मोल 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब n फैक्टर 10 है. क्लियर? अच्छा, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है. अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा. यानी इस Y में ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का -2 से ज्यादा आएगा. -2 से ज्यादा आएगा. अगर -2 से ज्यादा आएगा तो मान लीजिए हम इसका x मान लेते हैं कि x आया, तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल आएगा, समझिएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल वो आएगा x + 2 × 2. समझ में आया बेटा? भाई x -2 तो चेंज आया पर एटम x + 2 का, और n 2 है तो ये हो गया. अच्छा, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल होता है क्या वही n फैक्टर होता है? यानी n फैक्टर का वैल्यू x + 2 × 2 आया. अच्छा, एक मोल में 10 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो ये भी n फैक्टर है, दोनों बराबर कर दीजिए. तो यहां से आप देखोगे कि x का वैल्यू क्या आएगा, तो आएगा x का वैल्यू +3. चेक करो, क्या भाई बात क्लियर? तो यहां से ये आंसर आ गया. क्या बात समझ में आ गई? चेक करो. ऐसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हो. तो कैसे? -2 से 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2 नाइट्रोजन, तो एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आएगा, यानी चेंज 5 का आना चाहिए. तो -2 तो पहले ही है, तो +3 बाद में होगा, तभी तो चेंज 5 का आएगा. कॉमन सेंस क्लियर? देख लीजिए. अब ये क्वेश्चन आता है. देखिए, कह रहा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन अनबैलेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3 इज रिलेटेड टू द मोलिकुलर वेट. तो बेसिकली इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ये होता है मोलिकुलर वेट बाई n फैक्टर. यानी अपने को इसमें n फैक्टर निकालना है. देखो n फैक्टर अगर निकालना है तो देखो एक बात समझो, पहले कभी भी n फैक्टर निकालना हो ना तो आप सबसे पहले क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो सबका. देखो जैसे AS2S3 है, कभी भी आपके पास AXBY टाइप कंपाउंड आए, AXBY, तो ये जो Y होता है ना बेटा, ये इस A पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो X होता है ये होता है -X. ऐसे समझिए. क्लियर? समझ आ गया? अच्छा, बट ये कंपाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए. जैसे आपने कहा भाई Fe3O4, मान लो इस तरह. अगर ये कंपाउंड आ गया इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट. अगर ये कंपाउंड आ गया और आपने यही कॉन्सेप्ट याद रखा कि Fe का +4 O का -3, गलत हो जाएगा. यहां Fe का +4 O का -3 जैसे आपने लिखा ये गलत हो गया. क्यों? क्योंकि ये जो Fe3O4 है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता. ये पता होगा तभी आप कर पाइएगा. Fe3O4 जो है ना वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना. ये देखो, यानी Fe3O4 जो होता है वो फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर होता है. +2 यहां पे आयरन +2 में है, यहां पे +3 में है. चेक करो. तो इसलिए इसमें आप कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा. ओके, तो यहां पे देखोगे तो सल्फर आर्सेनिक का बेटा +3 चार्ज आएगा, सल्फर का -2 चार्ज आएगा. क्लियर है? चेक करो. यहां तक बात क्लियर है? देख लो. अब हो क्या रहा है, यहां आप देखोगे प्रोडक्ट में आओ, तो प्रोडक्ट में यहां देखोगे आर्सेनिक का +5 है, सल्फर का +6 है. चेक करो. क्लियर? यानी आर्सेनिक +3 से +5 जा रहा है, यानी आर्सेनिक ऑक्सीडाइज हो रहा है. सल्फर -2 से +6 जा रहा है, इसका मतलब सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है.
इसका मतलब आर्सेनिक और सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आर्सेनिक और सल्फर दोनों का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब दोनों का ऑक्सीडेशन होता है, जब किसी कंपाउंड में, ध्यान सुनिएगा, इनफैक्ट थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट, कोई कंपाउंड है उसमें कई सारे एलिमेंट या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या तो रिड्यूस हो रहे हैं, या तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या तो रिड्यूस हो रहे हैं, तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? अलग अलग एटम का चेंज निकालते हैं और टोटल ऐड कर देते हैं। चेक करो, जैसे आर्सेनिक +3 से +5 गया, जब +3 से +5 गया, चेंज कितना आया? 2 का। लेकिन जो 2 का चेंज आया वो तो बेटा एक एटम में आया, और जो एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल होता है, क्या इस पूरे मॉलिक्यूल में आर्सेनिक के 2 हैं, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल फॉर आर्सेनिक 4 आएगा। चेक करो, यानी इसमें अगर हम चेंज देखेंगे तो 4 का आएगा। बोलो सल्फर -2 से +6 जा रहा है बेटा, -2 से +6, इसका मतलब चेंज आएगा 8 का। लेकिन जो 8 का चेंज आया वो एक सल्फर में आया, जो 1 का चेंज आया वो एक सल्फर में आया, सल्फर तो 3 है, तो क्या सल्फर में चेंज 24 का आएगा, यानी इस सल्फर में चेंज आएगा 24 का, और ये एन फैक्टर ऐसे आएगा। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा मॉलिक्यूलर वेट बाई 28। चेक करो, तो आंसर सी। क्या भाई बात समझ में आ रही है? कभी भी अगर एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, तो हम सीधा काम क्या करेंगे, समझ में आ गया, दोनों का अलग अलग चेंज निकालेंगे और ऐड कर देंगे। क्लियर है बेटा? ध्यान से, गड़बड़ मत करना, ठीक है? अच्छा, अगर ऐसा भी हो सकता है एक ऑक्सीडाइज हो रहा हो एक रिड्यूस हो रहा हो, तो अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है एक रिड्यूस हो रहा है, तो उसका तरीका होता है कि अलग अलग में निकालो। भाई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर दोनों बराबर हैं, लाइक अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि जैसे मान लो यहां देखो NH3 gives N2 + H2, मान लो ये है, मान लो तुम्हारे को इस रिएक्शन में अमोनिया का इन फैक्टर निकालना है। सपोज अगर अमोनिया का इन फैक्टर निकालना है तो यहां से देखो -3, यहां 0, यहां H का बेटा +1 होता है तो ये 0, तो देखो -3 से 0 जा रहा है, -3 से अगर 0 जा रहा है, इसका मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, क्योंकि नाइट्रोजन 1 है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन पर मॉलिक्यूल 3 का आएगा। अच्छा, H का +1 से 0 जा रहा है, H3 है तो इसमें भी 3 का आएगा। अच्छा देखो, -3 से 0 ये हो गया ऑक्सीडाइज, +1 से 0 रिड्यूस, यानी नाइट्रोजन हो रहा है ऑक्सीडाइज, हाइड्रोजन हो रहा है रिड्यूस, और दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं 3, तो नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 3 होगा, और इसका जो एन फैक्टर होगा वो कितना आ जाएगा 3। क्या भाई बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? पक्का नहीं है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा हो और दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या आ रहे हो, अलग अलग, तो क्या करोगे, नेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर निकालोगे, मतलब कि एक का नेट लॉस कितना हो रहा है, नेट गेन कितना हो रहा है, तो माइनस करो दोनों को तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आ जाएगा, उसका एन फैक्टर आ जाएगा। क्लियर? एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाता है कि FeCN6 -3, चलो -3 कर देते हैं, या एक काम करते हैं, यहां पे -4 से ये गया Fe+3 कार्बोनेट आयन नाइट्रेट आयन, ये है। अब बोले इसका एन फैक्टर निकालना है। अब इसमें देखो Fe है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, और तीनों अलग अलग हो गए, यानी इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आयरन का क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है। तो यहाँ आयरन का देखिएगा आप, ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +2 आएगा, +2 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब यहाँ CN एक साथ है, यहाँ अलग अलग हो गया, तो हमारे को देखो यहाँ CN- होता है, तो ये स्ट्रक्चर जो होता है ना बेटा, इसका ऐसे होता है। यहाँ चार्ज ट्रांसफर कर दो तो -3 और यहाँ +3, तो नेट कार्बन पे कितना चार्ज आ जाएगा, +2 का, और नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आ जाएगा, -3 का। चेक करो, तो देखो Fe में चेंज निकालोगे तो 1 का आएगा, +2 से +3, +2 से यहाँ देखोगे +4 है, यहाँ देखोगे +5 है, तो देखो यहाँ +2 से +4 गया, कार्बन में चेंज 2 का आया, यहाँ कार्बन 6 थे, तो क्या कार्बन में चेंज 12 का आ जाएगा। चेक करो,
नाइट्रोजन की बात करें तो -3 से +5 8 का चेंज आएगा और 8 इंटू 6 करना पड़ेगा, 48 आएगा। चेक करो बेटा, तो ये आएगा 61। चेक करो, ऐसे भी एन फैक्टर निकालते हैं। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या रिड्यूस हो रहे हैं तो ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कह रहा है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaSC2O4 एंड H2C2O4 consumes 20 ml 0.3 मोलर NaOH solution फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल सी बात ये है कि देखो इसमें क्या है, NaHC2O4 और H2C2O4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम बहुत आते हैं। इसका इक्विमोलर है तो हम एक काम करते हैं, इक्विमोलर है ना तो इसका हम x मिलीमोल मान लेते हैं। इक्विमोलर का मतलब मोल बराबर, तो मिलीमोल भी बराबर होंगे, तो इसका भी x मिलीमोल मान लेते हैं। ओके, x मिलीमोल। अब ये कह रहा है इसका रिएक्शन NaOH से हुआ, तो NaOH क्या है, बेस। बेस किससे रिएक्ट करता है, एसिड से। ये भी एसिड है, डाइबेसिक एसिड है, ये मोनोबेसिक है। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH जो होगा वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHC2O4 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2C2O4। ये चेक करो बेटा, क्योंकि ये एसिड है, आपस में कोई रिएक्शन होनी नहीं है, तो जो बेस दोनों से करेगा, तो जब कभी ध्यान सुनो, मान लो आपके पास 3 है, A प्लस B प्लस C, और A और B आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते, लेकिन C इन दोनों से करता है, तो C के मिली इक्विवेलेंट इन दोनों के मिली इक्विवेलेंट के सम के बराबर होते हैं। क्लियर? तो NaOH का कितना है बेटा, देखिए 20 इंटू 0.3 और इसका n फैक्टर 1 होता है, इक्वल टू इसका x मिलीमोल है तो x मिलीमोल इंटू इसका n फैक्टर 1। चेक करो, क्यों n, एक H है, मोनोबेसिक है बेटा, ठीक है। प्लस यहां लिख सकते हैं x इंटू 2, क्यों 2, क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है। देखो n फैक्टर 2 आएगा, तो यहां 3x का वैल्यू चेक कर लो, यहां 3x हो गया, यहां 6 हो गया। चेक करो बेटा, तो 3x का वैल्यू 6 हो गया, तो यहां x का वैल्यू कितना आएगा, 2 के बराबर। चेक कर लो, यानी मिलीमोल आ गए आपके 2। अब देखो ध्यान से, कह रहा है द सेम मिक्सचर रिक्वायर्स VmL इतना मोलर KMnO4 सॉल्यूशन। अच्छा, KMnO4 क्या है, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीलेट आयन, इसको ऑक्सीडाइज करता है। देखो, यानी अब लिख सकते हैं आप मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 ये बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीलेट आयन के। चेक करो, मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीलेट आयन। अच्छा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 कैसे लिखोगे, वॉल्यूम मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ये तो पता ही होगा ना, वॉल्यूम मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, क्योंकि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मिलीमोल्स देता है, और जब उसमें हम एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो मिली इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, तो मिली इक्विवेलेंट कितना लिख दोगे, VmL इंटू 0.05 इंटू एन फैक्टर KMnO4 का 5 होता है। KMnO4 का जो एन फैक्टर होता है एसिडिक मीडियम में 5 होता है ना, बेसिक मीडियम में 1 होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है। ये आप थोड़ा सा थ्योरी जो है रिवाइज कर लीजिएगा, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो अब यहां से देखो, ये पूरे का x मिलीमोल है तो इसका भी x है, पूरे का x है तो इसका भी x है, यानी 2x मिलीमोल है, और इसका एन फैक्टर होता है 2 क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीलेट आयन है वो जब KMnO4 से रिएक्शन करता है बेटा तो CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीलेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर आप देखिएगा तो वहां उसका +3 है और CO2 में +4 है, तो +3 से +4 चेंज आएगा 1 का, और C2 है तो 2 का। तो यहां से आप देखिएगा तो यहां x का वैल्यू भी 2 रख देंगे। चेक करो, तो यहां से V का वैल्यू आ जाएगा 32 ml। चेक करो, तो आंसर हो जाएगा, चेक करो, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है
कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये ब्लीचिंग पाउडर का क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है कि इसमें निकालते हैं परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये समझते हैं। तो देखो होता क्या है, ये होता है बेटा ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इसको आप एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका होता है CaOCl और Cl। ये देखो ये होता है, ठीक है। कभी कभी तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पूछ लेता है, तो इसमें क्या होता है कि ऐसे टूटता है Ca+2 Cl माइनस Cl प्लस। ध्यान रखना, यानी एक Cl का -1 होता है, एक Cl का +1 होता है। अब ये कैसे? तो बेसिकली ये है, देखो ये क्या हुआ, यहां तो ये गया Ca+2 में, और यहां ये जो बीच वाला है ना, ये OCl माइनस में और ये Cl माइनस में। तो यहां पे अगर ऑक्सीजन का -2 ले लो और Cl का X ले लो G, और यहाँ -1 कर दो। यहाँ पे अगर अपन -1 कर दें, चेक करो -1, तो यहाँ से X का वैल्यू +1 आ जाता है, यानी एक Cl का -1 होता है, एक Cl का +1 होता है। ओके, ये बात समझ गई। अब क्वेश्चन क्या होता है कि भाई अवेलेबल क्लोरीन कैसे निकालते हैं, ये तो अलग क्वेश्चन है। हम सबसे पहले बात करेंगे परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन कैसे निकालते हैं। सो परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन निकालने का तरीका होता है ब्लीचिंग पाउडर में। देखिए जो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है, लाइक ये, इसमें आप कोई भी एसिड मिला दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं, कौन सा जो क्वेश्चन में लिखा। तो इसमें क्या होगा, इससे जब रिएक्शन होगी तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस Cl2। ये देखो ये Cl2 बनता है, और ये जो Cl2 बना उसका रिएक्शन Ki के साथ होता है। इसको बोलते हैं आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। क्या बोलते हैं? आयोडोमेट्री टाइट्रेशन। तो यहां से आपका KCl बनेगा और यहां से I2 बन जाता है बेटा। और जो I2 बनता है ना, इसका टाइट्रेशन हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कराते हैं। जनरली सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सोडियम थायोसल्फेट ही लोगे। तो ये जो I2 बना, I2 का रिएक्शन अगर अपन ने Na2S2O3 से कराया तो यहां आपका बनेगा NaI प्लस Na2S4O6। ये देखो, तो यहां पे क्या होगा, ये स्टैंडर्ड होता है तो इसके मिलीक्यूलेंट पता होते हैं, तो इसके पता चल जाते हैं, इसके पता चल जाते हैं, Cl2 के पता चल जाते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट देख लो, क्लियर? तो ये बात समझ में आएगी भाई, ऐसे हम लोग टाइट्रेशन करके निकाल लेते हैं। अच्छा, Cl2 के मिलीमोल पता चल जाएंगे, वेट पता चल जाएगा, फिर अपन अगला क्वेश्चन है किसमें तो अपन करेंगे। तो अगर अपन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, तो अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो देखो इस क्वेश्चन की अगर बात करें ध्यान से, तो ध्यान क्लियर करना बेटा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो कह रहा है 25 हाउस होल्ड ब्लीच पाउडर है, मिक्स्ड इतना इतना Ki और एसिटिक एसिड। ब्लीचिंग पाउडर को हमने किससे मिलाया? Ki और एसिटिक एसिड। तो क्या हुआ होगा समझना, जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये रिएक्ट किया होगा सबसे पहले एसिटिक एसिड से। देखो, और जब ये एसिटिक एसिड से रिएक्ट किया होगा तो यहां बना होगा आपका कैल्शियम एसीटेट प्लस Cl2 प्लस वाटर। ये देखो, और जो Cl2 बना वो Ki से रिएक्ट किया होगा, इससे आपका KCl और I2 बना होगा। ये देखो, और जो I2 बना वही हो गया ना जो अभी बताए। I2 का रिएक्शन देखो, I2 का रिएक्शन Na2S2O3 से कराया गया, जिससे मिला Na2S4O6 और NaI। ये देखो, चेक करो। तो हुआ क्या एग्जैक्टली में कि देखो इसके मिली इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, किसके? इसके।
इसके मिली इक्विवेलेंट आएंगे ml, मोलारिटी मल्टीप्लाई करोगे मिली मोल, इसका n फैक्टर देखो यहाँ पे n देखोगे +2 है और यहाँ पे 2.5 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0.5 का, और S2 है तो 1 का हो जाएगा, इसका मतलब n फैक्टर इसका 1 है। तो देखिएगा यहां से लिखिएगा 48 इंटू 0.25 इंटू 1, चेक करो, क्लियर है बेटा। तो यहां से आ गया 12, और यही मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 भी होगा, चेक करो। तो इस I2 का n फैक्टर, इस I2 का मिली इक्विवेलेंट 12 आया। अच्छा अब देखो I2 दो जगह यूज हो रहा है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, थ्योरी भी है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक रिएजेंट एक से ज्यादा रिएक्शन में यूज हो रहा है तो उसके मिली इक्विवेलेंट दोनों में बराबर होंगे या नहीं होंगे। जनरली तो लोग बराबर कर देते हैं, बट जरूरी नहीं है कि बराबर हो। कॉन्सेप्ट क्या है, अगर उस रिएजेंट का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है, अगर ध्यान सुनिएगा, अगर उस रिएजेंट का n फैक्टर दोनों रिएक्शन में सेम है तो मिली इक्विवेलेंट दोनों रिएक्शन के सेम होंगे। जैसे यहां I2 का आप n फैक्टर निकालिएगा, n फैक्टर, तो यहां 2 आएगा। कैसे, 0 से -1 जा रहा है, अगर 0 से -1 जा रहा है तो 1 का चेंज आएगा, I2 है तो 2 का। ऊपर वाली रिएक्शन चेक करो, यहां बेटा 0 है और यहां -1 है, तो क्या इसका भी n फैक्टर 2 है, तो दोनों के मिली इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, सेम। अगर n फैक्टर दोनों के अलग अलग होते तो कभी मिली इक्विवेलेंट बराबर नहीं होते, फिर हम मिली मोल बराबर करते, ध्यान रखना। ओके, तो इसका मतलब इसके 12 आ गए तो इसके भी 12 आ गए, तो Cl2 के भी 12 आ गए, तो यानी मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 12 आ गए बेटा। देखो 12 कैसे भाई, I2 के 12, Ki के 12, Cl2 के 12। अब Cl2, यहां Cl2 पे देखोगे तो इसका n फैक्टर 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, यहां 0 है, 0 से बेटा -1 जा रहा है, देखो तो 0 से -1 चेंज आएगा 1 का, और Cl2 है तो 2 का। अब ध्यान सुनना, गड़बड़ मत करना, यहां आप देखोगे यहां पे Cl2 का कितना है, 0, चेक करो, यहां Cl2 का 0 है, और यहां अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 और -1 होता है, यानी ये Cl2 जब इधर आ रहा है तो +1 -1 में आ रहा है। तो बेटा जब ये +1 -1 में आ रहा है यानी Cl2 +1 भी जा रहा है, -1 में जा रहा है, यानी ये डिसप्रोपोर्शनेट हो गया। चेक करो, यानी हो क्या रहा है कि Cl2 Cl प्लस Cl माइनस, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। और अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है तो आप डायरेक्ट n फैक्टर नहीं निकाल सकते। डिस्प्रोपोर्शनेट का n फैक्टर कैसे निकालते हैं ये भी मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा। यहां इसका n फैक्टर आएगा 1, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। तो अगर n फैक्टर 1 आया तो भाई इसके जो मिली इक्विवेलेंट आए वो ऊपर के बराबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि n फैक्टर दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो क्या करेंगे, मिली मोल बराबर करेंगे। तो यहां मिली इक्विवेलेंट ऑफ Cl2 12 है, तो यहां मिली मोल्स, देखना मिली मोल्स ऑफ Cl2 12/2 कर दो तो ये 6 आ जाएगा, देखो। अच्छा अगर इसके 6 आ गए तो इसके भी, इस Cl2 के जो मिली मोल्स हैं देखना वो कितने आ जाएंगे, 6। अच्छा अगर इसके 6 आ गए तो 1 से 1, तो ब्लीचिंग पाउडर के भी मिली मोल कितने हो गए बेटा, 6। तो इसके मिली मोल्स देखो, इसके मिली मोल्स कितने हो गए, 6। चेक करो, ब्लीचिंग पाउडर के मिली मोल्स कितने हो गए, 6। अच्छा 25 ml दिया है, मोलारिटी m मान लें, मोलारिटी m मान लें, तो क्या आप लिख सकते हो 25 इंटू m इक्वल टू मोल्स, कैसे मिली मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इक्वल टू 6। चेक करो, बोलो। तो यहां से m का वैल्यू 0.24 आ जाएगा। चेक करो, मोलारिटी कितनी आ जाएगी, 0.24। बढ़िया क्वेश्चन है, आईटी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्लियर। अभी इसमें आपको मैं अभी बताऊंगा कि भाई डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का n फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखो अगर डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का n फैक्टर निकालना है आपको, तो सपोज देखो, सपोज ये रिएक्शन है I माइनस IO3 माइनस, चेक करते हैं।
I माइनस IO3 माइनस में जा रहा है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा हो। अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, उसे हम डिस्प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। तो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा दो रिएक्शन होंगी, एक ये हो गई और एक आपकी ये हो गई। चेक करो, तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, मान लीजिए ये सेकेंड रिएक्शन हो गई। चेक करो, क्लियर। तो आपको क्या करना है, n फैक्टर इन फर्स्ट रिएक्शन एंड n फैक्टर इन सेकेंड रिएक्शन। देखो, तो n फैक्टर इन फर्स्ट रिएक्शन कैसे निकालोगे, 0 से -1, 0 से -1 चेंज आएगा 1 का, और I2 है तो 2 का, ये हो गया आपका n1। और n फैक्टर इन सेकेंड रिएक्शन, तो देखो 0 से यहां +5 है बेटा, तो 0 से +5 चेंज आएगा 5 का, I2 है तो 10 का, यानी 10 आएगा, और ये हो गया n2। तो n फैक्टर जो निकालते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट का, वो होता है n1 n2 बाई n1 प्लस n2। चेक करो, तो यहां से आप देखोगे n1 कितना आया 2, n2 कितना आया 10, यहां 2 + 10। चेक करो बेटा, तो 20/12, 20/12, 5/3। क्या कहानी क्लियर हुई। तो n1 n2 आप दो रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेट में हमेशा दो रिएक्शन होंगी, तो आप n1 n2 निकाल लो और n1 n2 बाई n1 प्लस n2 कर दो, तो I2 का n फैक्टर, यहां जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो I2 का होगा। क्लियर है, यहां समझ में आ रहा है, n1 n2 बाई n1 प्लस n2 क्लियर हो गया कि डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन का n फैक्टर निकालने का तरीका ये है। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे। करा है, ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ एन ऑक्सी एसिड as one of its components the anhydride of that oxy acid। ये भी आईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। और इसको अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, इसका जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, ये देखो, क्लियर। तो इसमें कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर कंटेन्स अ सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड। तो सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड यहां देखो, अगर इसको आयोनाइज करोगे ना तो Ca+2 ClO- प्लस Cl- ऐसे ब्रेक करेगा। तो ये जो ClO- है, इट इज अ सॉल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड HOCl, ये देखो हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्वेश्चन क्या है कि द एनहाइड्राइड ऑफ दैट ऑक्सी एसिड, चेक करो एनहाइड्राइड, तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो होता क्या है कि जैसे HOCl, यहां पे आप देखोगे कितना है +1, ऑक्सीडेशन नंबर Cl का कितना है +1। तो कभी भी जैसे मान लीजिए आपने कहा कि N2O3 है और इसका रिएक्शन हमने वाटर से कराया, सपोज अगर N2O3 का रिएक्शन वाटर से कराया तो क्या बनेगा, तो ऐसे एकदम से आता है HNO3 नहीं। देखो तो होता क्या है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो नाइट्रोजन का, ये आएगा +3। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड में होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड बनता है। यानी ऑक्सी एसिड क्या बनेगा, HNO2 नाइट्रस एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3। चेक कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। जैसे मान लो हमने कहा भाई N2O5 है, वाटर से रिएक्शन कराए, क्या मिला, यहां से मिलेगा आपको, ध्यान से क्या मिलेगा, HNO3। यानी यहां पे कितना है +5, तो यहां पे कितना है +5, यानी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता। तो अगर ऑक्सी एसिड है HOCl +1 है, तो एनहाइड्राइड में यहां ध्यान रखना N2O3 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, N2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। तो इसका एनहाइड्राइड क्या होगा, +1 वाला। चेक करो, क्लियर। कभी कभी क्या होता है कि लाइक आपके पास NO2 आ गया, इसका वाटर से रिएक्शन कराया जाए। जब NO2 का रिएक्शन वाटर से कराओगे तो यहां N का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +4 है, N का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अगर N का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और +4 वाला तो एसिड ही नहीं होता, नाइट्रोजन में +4 वाला एसिड नहीं होता। अगर ऐसा कोई ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए जिस ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ऊपर जाइए नीचे आइए। अभी ये क्या है,
एक ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर का बनाइए और एक नीचे का बनाइए। तो यहां पे +4 है, तो +4 से ऊपर का कितना हो जाएगा, +5, यानी यहां बनेगा HNO3। चेक करो। और एक नीचे जाइए तो +3 HNO2। ये देखो, इसीलिए NO2 को बोलते हैं, NO2 इज अ मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एज वेल एज नाइट्रिक एसिड। चेक करो, समझ में आ गया? कहानी क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है, ये बात आपने को समझ में आ गई। अब बात जरा समझिएगा, अगला क्या होता है कि जैसे मान लो कभी कभी ऐसे आ जाता है कि लाइक जैसे NO2 का रिएक्शन कभी बेस से आ जाए, कुछ इनऑर्गेनिक की थोड़ी बेसिक थ्योरी बता देते हैं। अब बोले ये क्या बनेगा, तो ऐसा लगता है कि यार NO2 का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओ, तो देखो तरीका क्या है। NO2 का एसिड एज सच NO2 का यानी +4 वाला ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड तो होता नहीं, तो प्लस कौन सा होता है, +5 +3। तो कभी भी अगर एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ कराना हो तो कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो एसिड ऑक्साइड है, ठीक है, उसको मन में रिएक्शन करा लो वाटर से और एसिड सोच लो क्या बनेगा। तो हमने देखा कि NO2 का रिएक्शन अगर वाटर से होगा तो HNO3 और HNO2 बनेगा। तो जो एसिड बना उसका रिएक्शन बेस से करा के प्रोडक्ट लिख दो, एसिड बेस रिएक्शन सॉल्ट बनेगा। तो यहां बन जाएगा CaNO2 होल ट्वाइस प्लस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। चेक करो, जैसे मान लो N2O3 का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे, जब इसका रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो N2O3 में एसिड क्या बनता है, याद करो, HNO2। क्या बनता है, HNO2। तो HNO2 का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराना है तो क्या बन जाएगा बेटा, CaNO2 होल ट्वाइस प्लस वाटर। ये देखो, क्लियर। और देखो, ये इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं। जैसे मान लो कभी आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बताने जा रहे हैं, ये देखो। अब बोले इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो P2O3 क्या है, ये फास्फोरस का ऑक्साइड है, यहां ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो +3 वाला एसिड बनेगा, वाटर से रिएक्शन कराइएगा +3 वाला एसिड बनेगा। +3 वाला एसिड क्या होता है, +3 वाला एसिड होता है H3PO3 फास्फोरस एसिड +3। जब इसका रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो ऐसा लगेगा कि यहां क्या बनेगा, CA3PO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। और ये लिखते ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, ध्यान से, ऑप्शन ए ऑप्शन में दिया होगा, मैक्सिमम जनता यही टिक करेगी। क्यों होगा, क्योंकि ये जो होता है ये डाई बेसिक एसिड होता है। क्या होता है, डाई बेसिक एसिड। अच्छा, अगर ये डाई बेसिक एसिड होता है इसका मतलब इससे 2 H ही अलग हो सकते हैं, और आपने यहां तो तीनों H अलग कर दिए, गलत हो गया। 2 H अलग हो सकते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CaHPO3 प्लस वाटर। ये देखिए, क्या वही बात समझ में आ गई, ये कहानी है। ठीक है, तो यहां तक अपनी बात क्लियर होनी चाहिए। भाई अगली बात करते हैं, फॉर द रिएक्शन I-, मैं आपको बता दूं ये बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। यहां पे ये क्वेश्चन आपको जो है मल्टीपल चॉइस में दिखेगा, मोर देन वन आंसर आएंगे इसके। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जेईई मेन में तो मोर देन वन आते नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है, जेईई मेन में मोर देन वन नहीं आते। अब कुछ लोगों को लग नहीं यार सर पिछले साल तो सिंगल ही आए थे, क्या भाई मोर देन वन आते हैं कि नहीं ना, तो मोर देन वन आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं, उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिखेगा, और ए ऑप्शन में लिखेगा ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड आर करेक्ट। अब तो मोर देन वन ही हो गया ना भाई, बात समझ में आई। पिछले साल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे केमिस्ट्री में। तो देखो, करा फॉर द रिएक्शन I- दिस, इसको बैलेंस करना है। तो देखिए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, आपने बहुत सारे मेथड पढ़े होंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के। इस क्वेश्चन को करने के पहले अपन कुछ और पढ़ेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बात जरा समझना, बैलेंसिंग ऑफ redox reaction, बैलेंसिंग ऑफ redox reaction
बाई ITUS मेथड, ITUS मेथड। अभी वो ITUS मेथड क्या है ये तो हमने सुना ही नहीं, कोई बात नहीं। ITUS मेथड का मतलब होता है इसकी टोपी उसके सर। समझ में आ गया? इसकी टोपी उसके सर, ये मेथड है। तो ये कौन सा मेथड है? बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है। बात जरा समझिएगा। देखिए एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लाइक NH3 प्लस O2 गिव्स NO प्लस वाटर। देखिए क्लियर? इसको बैलेंस करना है। एक तो आपने जो मेथड एक्चुअल मेथड होता है उसमें क्या करते हैं, हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, बैलेंस करते हैं, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, ठीक है, वो तो बहुत लंबा मेथड है। देखिए करना क्या है, जो टोपी है ना, जो टोपी मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं टोपी मेथड। जो टोपी है वो कुछ नहीं है, वो n फैक्टर है। टोपी को क्या है? n फैक्टर। ठीक है, तो ये मेथड देख समझना क्या है। तो यहां से देखो NH3, यहां पे कितना है बेटा? -3। यहां पे कितना है बेटा? +2। तो -3 से +2 जा रहा है, तो कितना चेंज आएगा जल्दी बताओ? -3 से +2 चेंज आएगा 5 का, यानी अमोनिया की टोपी कितनी हो गई? 5। अमोनिया की टोपी कितनी हो गई? 5। अच्छा मेथड का नाम क्या था? इसकी टोपी उसके सर, यानी इसका टोपी 5 आया ना, तो 5 का मल्टीप्लाई यहां करना है और इसको टिक कर लेना है। टिक करने का मतलब क्या है? बैलेंस। टिक करने का मतलब बैलेंस। O2 देखिएगा आप, यहां पे क्या है बेटा? 0, और यहां O कहां जा रहा है? -2 में। तो 0 से -2 गया, तो जब 0 से -2 गया, समझिएगा, जब 0 से -2 गया तो चेंज आएगा 2 का, और O2 है तो 4 का, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई और टिक, बैलेंस। अब इनको देख के यहां देख लो, नाइट्रोजन है 4, ये बैलेंस, हाइड्रोजन 12, ये बैलेंस। लो आंसर आ गया भाई, बैलेंस हो गई रिएक्शन, बैलेंस। जादुई मेथड। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर? अच्छा एक बड़ी सी रिएक्शन लिखते हैं। देखो लाइक KMnO4 प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 gives K2SO4 MnSO4 CO2 वाटर। ये रिएक्शन है, इसको बैलेंस करना है। देखिए इसमें क्या हो गए बेटा? इसमें 3 हो गए, तो खास बात क्या होगी, ध्यान सुनना, खास बात क्या होगी? अगर 3 है ना, तो किन्हीं 2 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा, एक का चेंज नहीं हो रहा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे चेक करना है? निकाल लो सबका। Mn का +7, कार्बन का +3, सल्फर का +6, यहां सल्फर का +6, यहां Mn का +2, यहां कार्बन का +4। चेक करो, इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा उसका टोपी मेथड लास्ट में लगाएंगे। टोपी मेथड बेसिकली वो टोपी मेथड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, उसको बाद में ऐसे ही बैलेंस कर देंगे। टोपी मेथड में पार्टिसिपेट कौन करेगा? जिनको ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो देखो यहां पे हमने देखा KMnO4 है +7, यहां कहां जा रहा है बेटा? +2, तो चेंज कितना आएगा? 5 का। तो क्या 5 का मल्टीप्लाई यहां किया और टिक कर दिए, भाई तुम बैलेंस हो गए। क्लियर? ध्यान से, +3 से +4 जा रहा है, तो +3 से +4 जा रहा है, तो चेंज कितना आएगा? 1 का। लेकिन C2 है 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां और ये बैलेंस। ये देखो, अब इनको देख के प्रोडक्ट को बैलेंस कर दो। K कितना है? 2, तो ये बैलेंस हो गया। Mn कितना है बेटा? 2, ये बैलेंस हो गया। कार्बन कितना है? 10, ये बैलेंस हो गया। देखो चेक करो। अब क्या करना है? अब ये बचा है, तो देखो ये सल्फर बैलेंस करना है, तो प्रोडक्ट में जहां जहां सल्फर है उनमें टिक लगाओ, इसका मतलब बैलेंस है। तो सल्फर यहां बैलेंस है। देखो सल्फर कितने? 3, तो यहाँ 3H2SO4 कर दिए, ये बैलेंस हो गया। लास्ट में हाइड्रोजन कर दीजिए, तो ये 8 वाटर हो गया। आंसर आ गया, खत्म। देख लो, ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो यूट्यूब में लेक्चर मिल जाएंगे आपको ना, बैलेंसिंग तो देख लेना बेटा, क्योंकि टाइम कम है इसलिए एक क्वेश्चन से करा दिए। ओके, अब अपने समझना, अब अपने बैक में जाते हैं, जो क्वेश्चन अपना था उसको करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है,
तो इसको पहले हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है अपने को कि भाई इस क्वेश्चन को अपन अपने बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा, i माइनस -1, यहाँ i2 0, तो -1 से 0, -1 से 0 कितना चेंज आया 1 का, तो 1 का यानी इधर लिख लेते हैं बेटा, तो i माइनस ClO3 माइनस H2SO4 Cl माइनस HSO4 I2। तो यहाँ -1 से 0, तो ये बैलेंस हो गया। यहाँ पे आप देखोगे +5 है, -1 है, +5 से -1 आ गया बेटा चेंज 6 का, तो यहाँ 6 हो गया, ये भी बैलेंस। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, ये जब बैलेंस हो गया तो इनको देख के प्रोडक्ट को चेक कर लो, 6i है तो यहाँ 3i2 कर दीजिए, ये बैलेंस हो गया। यहाँ Cl 1 है, ये बैलेंस हो गया। ये देखो, जब अपन इतना बैलेंस कर लेते हैं, मेन एटम बैलेंस हुए, तो आपको क्या करना होता है, आपको बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन एटम। क्लियर? तो जब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करेंगे तो जिधर ऑक्सीजन की कमी होगी उतने वाटर ऐड कर देंगे। तो यहां देखिएगा आपका 3 और 4 7, और यहां पे है 4, तो 7 है, 4 है, 3 कमी है, तो 3 की कमी है, तो यहां अपन ने 3 वाटर ऐड कर दिए। चेक कर लो बेटा, नहीं इधर ऐड करने थे, उधर, ओके सॉरी। तो वहां यहां पे अपन जो है अपन ये करेंगे कि 3 वाटर कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ पे। चेक करो, तो 3 वाटर ये ऐड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ओके, अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब आपने क्या करना है, हाइड्रोजन चेक करना है कि भाई हाइड्रोजन को कैसे देखना है। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और यहाँ कितने बेटा 6 और 1 7, तो यहाँ इधर 5 की कमी है, तो यहाँ पे अपन ने 5H+ ऐड कर दिया। ये कायदे से आंसर आ गया। अब लेकिन गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ध्यान सुनना है कॉन्सेप्ट। यहां एसिड आपने H2SO4 लिया है, चेक करो, और यहां अलग से भी H+ दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपने एसिड H2SO4 लिया है तो ये H+ भी H2SO4 में जाएगा, अलग अलग H+ थोड़ी ना दिखेगा भाई, एसिड का H+ आना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, ये बैलेंसिंग के बाद आपको थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। कैसे कि यहां पे आप क्या करो, 5HSO4- ऐड कर दो इधर, और 5HSO4- ऐड कर दो इधर, क्योंकि बैलेंस के बाद दोनों साइड ऐड कर सकते हो। तो 5H+ 5H2SO4 ये हो जाएगा आपका 5H2SO4, और ये H2SO4 पहले से था, तो क्या 6H2SO4 हो गया। यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, 6i- ClO3, यहाँ हो गया 6H2SO4, यहाँ Cl-, यहाँ हो जाएगा आपका 5 और 6 HSO4-, और यहाँ हो जाएगा 3i2। चेक कर लो बेटा, क्लियर। और 3 वाटर रहेगा, वो लिखा नहीं है इसमें, क्लियर। यहाँ पे आप 3 वाटर भी लिख सकते हैं। ओके, अब ऑप्शन चेक करो, करेक्ट स्टेटमेंट इन द बैलेंस रिएक्शन, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4- is 6, चेक करो, सही है। आयोडीन इज ऑक्सीडाइज, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज। देखो I- से I2 जा रहा है भाई, तो I- से I2 जा रहा है, -1 से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, ये भी सही हो गया। सल्फर इज रिड्यूस्ड, सल्फर का कितना है +6, यहां भी +6, सल्फर का बेटा कुछ नहीं हो रहा, गलत हो गया। H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, चेक करो, क्या समझ में आया। ITUS मेथड क्लियर हुआ। IT का क्वेश्चन है, ये मत समझना कि सर ने मोर देन 1 करा दिया, जेईई मेन के क्रैश कोर्स में मोर देन 1 की क्या जरूरत है, गलत फहमी में मत रहना। इसको हम 1st 2nd 3rd 4 कर देंगे तो आंसर समझ में आ रहा है। 1st 2nd ऑल आर करेक्ट, 1st and 2nd आर करेक्ट, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग डिजायर्ड मीडियम। देखिए इसमें क्या है, यूजिंग डिजायर्ड मीडियम, इसमें मीडियम की बात नहीं किया है। मीडियम कौन सा मीडियम लेना है, एसिडिक मीडियम लेना है, बेसिक मीडियम लेना है, कुछ नहीं लिखा है। तो कैसे हम मन चाहे मीडियम में ITUS लगाते हैं, लगाना ITUS ही है, जनरल हो। अब इसको आप हाफ सेल से करोगे ना बेटा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, इसमें ध्यान से देखिएगा, PbN3 होल ट्वाइस प्लस CO MnO4 होल थ्राइस से बन रहा है
CO MnO2 Pb3O4 NO। है बहुत आसान, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो 1 मिनट में बैलेंस हो जाएगा और उससे कम में। देखो यहां पे आप देखो, यहां Pb का कितना है +2, यहां पे N3 का -1 आएगा तो नाइट्रोजन का हो जाएगा -1/3। चेक करो, N3 माइनस ना, तो 3x = -1, तो x वैल्यू -1/3। यहां कोबाल्ट का कितना है बेटा +2, यहां Mn का कितना है +4, यहां लेड का कितना है 8/3, यहां N का कितना है +2। चेक करो, हमने सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। Pb +2 से 8/3 जा रहा है, +2 से 8/3 चेंज कितना आएगा, तो 2 - 8/3, 8/3 - 2 कर दो, 8/3 - 2 तो ये आएगा 2/3। तो लेड में चेंज आया आपका 2/3 का। यहां -1/3 से +2, चेक करो, तो -1/3 से +2 तो 2 + 1/3 तो 7/3, 7/3 × 6, चेक करो, 6 नाइट्रोजन बेटा, तो 42/3। चेक करो, तो टोटल जो n फैक्टर आएगा इस कंपाउंड का वो आ गया 44/3। तो यहां से 44/3 और ये बैलेंस चेक करो। यहां CO का देखोगे +3 है और यहां +2 है, तो यहां कोबाल्ट में 1 का चेंज आया। Mn का यहां +7 है, +7 से +4 जा रहा है, +3 का चेंज आएगा, 3 × 3 तो 9 का चेंज आया, तो n फैक्टर यहां 10 आया, तो यहां 10 से मल्टीप्लाई और ये बैलेंस चेक करो, कितना आसानी से बैलेंस हो गया। और इसको अगर हाफ सेल रिएक्शन लिखते बेटा बहुत दिक्कत हो जाती। अब बैलेंस करिए, तो यहां 44/3, यहां आएगा 44, चेक करो 3 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां आएगा आपका लेड है 10 तो 10/3, ओके। यहां नाइट्रोजन कितने थे आपके 60, ये देखो। अब अपन क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो यहां से फाइनल आंसर क्या आएगा, यहां 30 आ गया, चेक करो, यहां 44 आ गया, ये लो, यहां पे आपका 44 आ गया, ठीक है। यहां पे आपका MnO2 आ जाएगा 1 3 4 जा 132, 132, ये चेक करो 132, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 60 × 3 180 हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, चेक करो। तो इसमें कोई इतना ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो किसी का भी कोफिशिएंट पूछ लेगा बैलेंस रिएक्शन में, किसी का भी कोफिशिएंट पूछ लेगा तो आंसर आ जाएगा। टोपी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, अगर आपको आ गया तो बहुत जीवन आसान हो जाएगा बैलेंसिंग को लेके। ये देखिए, कह रहा है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन प्रॉपर मीडियम। चेक करो, अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि भाई इसको जो है हम अपने को बैलेंस करना है प्रॉपर मीडियम में, तो देखो प्रॉपर मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। जैसे 1 मिनट और ध्यान रखना, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में अगर अपन बात करें, ये क्वेश्चन है, इसको भी डिजायर्ड मीडियम में देखना था, अपन ने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। तो होगा क्या, ये जब अपन बैलेंस कर लेंगे, फिर लास्ट में आप क्या बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन। लास्ट में ऑक्सीजन बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए बेटा वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड करने के बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करोगे। अगर H+ रिएक्टेंट साइड आ गया तो ये मीडियम हो जाएगा एसिडिक, और अगर H+ प्रोडक्ट साइड आ गया तो फिर क्या करना है, उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर देना है, जिससे H+ OH- वाटर बन जाएगा और रिएक्टेंट में OH- बच जाएगा, बेसिक मीडियम हो गया। अगले क्वेश्चन में इसका यूज कर लेंगे हम। देखो S+ OH गिव्स S-2 प्लस H2O3 -2। चेक करते हैं, तो करना क्या है इसमें ध्यान से कि भाई पहली बात तो ये समझो कि सल्फर यहां है 0, 0 से -2, और यहां आप देखोगे तो +2 है। चेक कर लो, ठीक है। तो 0 से -2 रिड्यूस और 0 से +2 ऑक्सीडाइज, यानी सल्फर डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है। सल्फर क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेट, यानी ये एक रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। तो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, इसका स्पेशल मेथड है, बिकॉज टोपी पहनने के लिए 2 लोग होने चाहिए, यहां अकेला OH- है, उसका तो ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज हो। तो करना क्या है कि ध्यान रखना, एवरी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, दिमाग में रखना, एवरी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड
every disproportionate reaction is a simple redox reaction from the product side. क्यों? प्रोडक्ट में एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो रहा है, तो अप्लाई ITUS मेथड फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड. खत्म. देखो -2 से 0 2 का चेंज, ये लो बैलेंस. +2 से 0 2 का चेंज, लेकिन सल्फर है S2 है तो 4 का चेंज. लो तो यहां कितने हो गया 8 सल्फर, ये लो ये देखो 4 4 8, ये हो गया बैलेंस हो गया. अब मीडियम चेक करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करो. यहाँ ऑक्सीजन आप देख रहे हो कितने बेटा 6 और यहाँ 1, चेक कर लो. यहाँ कितने 6 और यहाँ 1, तो 5 वाटर की कमी है, 5 वाटर हमने ऐड कर दिया. हाइड्रोजन चेक करो तो देखो यहाँ 10 और 1 11, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ 11H+ ऐड किए. क्या प्रोडक्ट साइड H+ आ गया? इसका मतलब गड़बड़ है. तो क्या करेंगे, उतने ही OH- दोनों साइड ऐड कर देंगे. ये देखो चेक करो. अब ये 11H+ 11OH-, क्या ये 11 वाटर बना देगा? तो यहां से आ गया 8 सल्फर, 11OH- OH- 12OH- हो गया, 12OH- से यहां आप लिखिएगा 4S-2 प्लस 2S2O3-2, ये हो गया बेटा 11 वाटर. 11 वाटर में 5 वाटर हटा देंगे तो यहां पे आ जाएगा 6 वाटर. चेक करो. अच्छा, फाइनल रिएक्शन 2 से डिविजिबल दिख रही है, तो आंसर 2 से डिवाइड करके लिखेंगे, यानी फाइनल आंसर आएगा दिस. चेक करो. ये देखो, ये है फाइनल आंसर. कभी भी अगर आपने टोपी मेथड लगाया और फाइनल आंसर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है तो फिर हम उसे डिवाइड करके ही लिखेंगे. चेक करो. क्या समझ में आ गई बात? टोपी मेथड क्लियर हो गया? देख लो. अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अ सॉल्यूशन कंटेन्स Na2CO3 एंड NaSCO3. ठीक है, ये बेसिकली ये डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन का क्वेश्चन है. देखिए तो यहां पे क्या कर रहा है कि देखो यहां पे आपके पास Na2CO3 और NaHCO3 ये कंपाउंड है. कह रहा है 20 cm3, cm³ ml होता है बेटा. 20 cm³ ऑफ दिस सोल्यूशन रिक्वायर्स 5 cm³ ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन यूजिंग फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर. तो देखिए होता क्या है एग्जैक्टली में डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन. डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन की अगर बात करें तो इसमें हम लोग जो बेस लेते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन से थोड़ा आगे की बात करते हैं. बेस लेते हैं आप NaOH, Na2CO3, NaHCO3 और इसमें मिलाते हैं हम इंडिकेटर और इसको टाइट्रेट करते हैं हम एसिड के साथ. देखो तो इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर समझ आ रहा है, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंजो अपना कलर चेंज करते हैं. तो इसमें क्या है 3 पार्ट में क्वेश्चन आता है. फर्स्ट पार्ट होता है कि अगर आपने HPH का मतलब फिनोल्फ्थालीन, HPH इज यूज्ड एज इंडिकेटर. जब HPH को इंडिकेटर की तरह यूज करते हो और एसिड मिला तो लाइक HCl एसिड मिला रहे हैं, तो HCl का रिएक्शन सबसे पहले बेटा NaOH से होता है, जिससे NaCl प्लस वाटर बनता है. दूसरा जो HCl अगर H2CO3 है, Na2CO3, अगर इसमें आपका Na2CO3 है तो ये चेंज हो जाता है NaSCO3 में और NaCl बन जाएगा. और HCl अगर NaSCO3 भी तो सोल्यूशन में होगा, इससे कोई रिएक्शन नहीं होती, उसके पहले ही कलर चेंज हो जाता है. ये पहला केस है. यानी अगर आपने फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर लिया और उसमें एसिड मिलाया तो एसिड किससे रिएक्ट करेगा? एक तो NaOH से करेगा, दूसरा Na2CO3 को NaHCO3 में ले जाएगा. क्लियर? अगर अपन मिथाइल ऑरेंज ले लेते हैं तो मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? सब से रिएक्ट कर जाता है, सब कंप्लीट. तो पहला केस हो गया ये, दूसरा केस हो गया मिथाइल ऑरेंज. तीसरा केस होता है कि फिनोल्फ्थालीन से कराए, फिर मिथाइल ऑरेंज मिलाए और फिर आगे टाइट्रेट किए. यही क्वेश्चन है. चेक करो. तो इसमें करना क्या है,
ध्यान से कि भाई ये बात क्लियर हो गई, कैसे कैसे करना है देख लो। अब इसमें देखो क्या करना है, कह रहा सोल्यूशन कंटेन्स Na2CO3 एंड NaSCO3, चेक करो। तो अगर आपके पास देखो Na2CO3 और NaHCO3, मैं जो तरीका बताऊंगा उसी को फॉलो करना, तुरंत आंसर आएगा। इसका मान लीजिए सोल्यूशन में A मिली इक्विवेलेंट है, इसका मान लीजिए B मिली इक्विवेलेंट है, चेक करो। तो जब अपन ने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर लिया, सपोज जब अपन ने पहला केस है HPH is used as इंडिकेटर, आपने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर की तरह यूज किया, तो क्या होगा, जो मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि H2SO4 मिला रहा हो बेटा इसमें, मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 होंगे, वो बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अच्छा एक बात ध्यान रखो, ये मत समझना कि पहले HCl वाली थ्योरी बता रहे थे बेटा, क्वेश्चन में तो H2SO4 यूज किया है, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अच्छा फिनोल्फथलीन की प्रेजेंस में जो Na2CO3 है वो कहां पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होगा, NaHCO3 में जाता है, उसके पहले ही, जैसे NaSCO3 बनता है उसके पहले ही कलर चेंज होने लगता है, इसलिए उसके बाद रिएक्शन हम नहीं कराते। तो एग्जैक्टली में क्या हुआ कि अगर Na2CO3 से NaHCO3 बनता है तो इसका एन फैक्टर क्या होएगा, इसका एन फैक्टर 1 आएगा फिर तो। लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा होता है कि Na2CO3 सॉल्ट एन फैक्टर 2 होगा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिनोल्फथलीन के प्रेजेंस में इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अगर ये लेते हैं ऊपर वाला तो एन फैक्टर इसमें 1 होता है, और ये लेते हैं तो एन फैक्टर 2 होता है। क्योंकि हमारे को एन फैक्टर 2 याद रहता है तो हमेशा हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा कभी भी फिनोल्फथलीन इंडिकेटर हो सोडियम कार्बोनेट आधा, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4, अगर मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 देखोगे तो 5 cm³ है, 0.1 मोलर है, तो यहां से 5.1 एन फैक्टर 2, इसका वैल्यू लिखना A/2, चेक करो। तो यहां से A का वैल्यू आ जाएगा 2, ये देखो A का वैल्यू क्या आ गया 2। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, ये न्यूट्रल यूजिंग फिनोल्फथलीन एज इंडिकेटर, कह रहा है मिथाइल ऑरेंज देन एडेड, यानी हमने क्या किया, ये टाइट्रेशन किया, उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। अच्छा जब ये टाइट्रेशन हो गया तो देखो NaSCO3 जो सोल्यूशन में पड़ा था वो तो अभी भी पड़ा है, और जो Na2CO3 था वो NaSCO3 में कन्वर्ट हो चुका है, चेक करो बेटा। तो यानी अब अपने सोल्यूशन में दो प्रकार का NaSCO3 है, एक जो बन के आया है वो, और एक जो पहले से पड़ा था वो। जब उसमें हमने मिथाइल ऑरेंज मिलाया और ऊपर से H2SO4 मिलाया, तो अब ये H2SO4 दोनों से रिएक्ट करेगा, बने हुए से भी और पहले से जो पड़ा था। तो देखो अब दूसरा केस जो है वो है MEOH, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया गया। तो इस केस में जो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 है ये बराबर होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 ओरिजिनल प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस्ड कौन था, वो जो बन के आया, क्लियर। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 कितना यूज कर रहे हैं, अब देखो बेटा 5 cm³ है, 0.2 मोलर है, तो यहां से क्या लिखिएगा, चेक करो 5 cm³ 0.2 है ना, तो यहां से लिखिएगा 5 × 0.2 × 2, दिस इज इक्वल टू, देखो ओरिजिनल कितना था बेटा B, तो B इसका एन फैक्टर 1 ही है, तो B × 1 प्लस देखो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 प्रोड्यूस्ड। अच्छा मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 प्रोड्यूस्ड कितना बन के आया, तो बेटा जितना फिनोल्फथलीन की प्रेजेंस में रिएक्ट किया था क्या उतना ही बन के आएगा। अच्छा कितना रिएक्ट किया था, 1/2 मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, यानी क्या वहां A/2 रिएक्ट किया था, चेक करो। तो यहां से आप देखोगे कितना आएगा, यहां से आ गया 2, और A/2 का वैल्यू, A का वैल्यू 2 था तो A/2 1 हो गया, तो माइनस कर दो, तो 2 - 1 = B, यानी B का वैल्यू 1 आ गया, चेक करो B का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी A का वैल्यू 2 आ गया, B का वैल्यू 1 आ गया। अब ये हुआ
कि आपको क्या निकालना था, देखो मास ऑफ Na2CO3 NaCO3 इन 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन। अभी वो दो पूछे, कोई भी एक पूछ सकता है, ध्यान से। तो यहां से 20 cm³ सोल्यूशन था, तो ये जो A और B है ये हमने 20 cm³ में निकाला है। तो देखना, समझो, अगर अपने को वेट ऑफ Na2CO3 निकालना है, देखो यहां निकालते हैं वेट ऑफ Na2CO3। तो देखना बेटा, मिली इक्विवेलेंट कितना माने थे A, तो A मिली इक्विवेलेंट 10 की पावर -3 किए ग्राम इक्विवेलेंट बाई 2 किए, तो ये आ गया इसका मोल, इंटू 106 किए तो क्या आ गया वेट, बोलो। लेकिन कितने में, 20 cm³ में, 20 किस में निकालना था, 1000 cm³ में। तो ये सॉल्व करिएगा तो 5.3 ग्राम आएगा, चेक करो। ए का वैल्यू रख देना। इसी तरह अगर बी का निकालना है, चेक करो, अगर अपन सोडियम किसका निकालें, सोडियम बाइकार्बोनेट का वेट निकालें, तो यहां से देखना वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये आएगा B इंटू 10 की पावर -3, ये ग्राम इक्विवेलेंट बाई 1 कर दोगे तो इसका आ जाएगा मोल, इंटू कर दीजिएगा 84 तो आ जाएगा वेट। लेकिन कितने में, 20 में, इंटू 1000, ये देखो। तो यहां से देख लो कितना आएगा, निकाल सकते हो बेटा, क्लियर, निकाल लेना जितना भी आएगा, देख लेना, क्लियर है, देख लो। तो कितना आएगा, 4.2 के आसपास आ जाएगा, बी का वैल्यू 1 है ना, तो 4.2 ग्राम, चेक करो, क्लियर। तो ये है डबल इंडिकेटर। फिर से एक बात वापस बता दूं, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में 3 केस। पहला केस फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर लोगे तो NaOH जो होगा पूरी तरह खत्म हो जाएगा, Na2CO3 NaHCO3 तक जाएगा, NaHCO3 की कोई रिएक्शन नहीं होगी जो सोल्यूशन में पहले से पड़ी थी। जब मिथाइल ऑरेंज लोगे तो उसके प्रेजेंस में Na2CO3 कंप्लीट न्यूट्रलाइज, NaHCO3 कंप्लीट, NaOH कंप्लीट, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो चैप्टर खत्म हो गया। तो आप समझिए कि अगर बेटा, अगर आपको क्रैश कोर्स पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि सर ने आपके लिए मेहनत की है, तो मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, बेटा कमेंट जरूर करें, क्योंकि क्या होता है ना, आपके एक कमेंट से टीचर को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और वो आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। तो आप कमेंट जरूर, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि लेक्चर में कुछ सुधार चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, उसको भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा सीखने की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में आदमी सीख सकता है और अच्छा कर सकता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें कुछ बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे क्या होगा कि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड अपलोड करेगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, इसलिए बेल आइकॉन को हिट करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं ना, कि फोन भी बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं कि सर आपने जो है पुराना जो क्रैश कोर्स था, लास्ट ईयर का जो क्रैश कोर्स था, उसको आपने यूट्यूब से हटा दिया। बेटा यूट्यूब से हटा तो दिया, बट वो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसको जरूर देखें। अभी वह कैसे देखें, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो नया क्रैश कोर्स आया है, इस नए क्रैश कोर्स में हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे, प्रॉब्लम्स पे। अगर आपको थ्योरी भी पढ़नी है, सपोज आपको थ्योरी भी पढ़नी है, तो थ्योरी आप हमारे पुराने क्रैश कोर्स से पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसको करना क्या है, कैसे उसको पढ़ेंगे, क्या करना है, तो देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है, motion.ac.in खोलना है। ध्यान से सुनिएगा, motion.ac.in पे जाना है। उसमें आप देखोगे कि जो ओपन होगा पेज, उसमें फ्री कंटेंट करके होगा, फ्री कंटेंट। तो फ्री कंटेंट पे टिक करेंगे। जब वो फ्री कंटेंट पे आप टिक करेंगे तो उसमें लॉगिन मांगेगा, कुछ नहीं करना है, अपना नाम और ईमेल आईडी डालेंगे, एक ओटीपी आएगा और उसको लॉगिन करेंगे। उस लॉगिन करते ही सारा क्रैश कोर्स ओपन हो जाएगा और आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां से वो चैप्टर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कि उसको जरूर पढ़िए, थ्योरी के लिए उसको पढ़िए। और जैसे सपोज आपने फटाफट पढ़ लिया, 1 घंटे की थ्योरी पढ़ी, फिर इसको क्रैश कोर्स को पढ़ेंगे तो इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आपका फायदा होगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 1800 2121 799।